वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर। इसका आज लेक्चर नंबर 9। आज का ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमें देखने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें देखने डिटेल में, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हमें देखने यूजेस ऑफ अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 12th केमिस्ट्री अल्कोहल्स फेनॉल्स एंड ईथर विथ वीएम एकेडमी नासिक। जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उसमें हम देखेंगे एमसीक्यू, जेई के, नीट के और कुछ रेगुलर एमसीक्यू। तो चलो देखते हैं लेक्चर नंबर 9। तो चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो ईथर के लिए हमें ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने हैं। पहला हमें देखना है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। सेकंड हम देखेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप ऑफ ईथर, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड देखेंगे। थर्ड है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड, इसमें हम देखेंगे रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सेकंड हम देखेंगे रिएक्शन विथ PCl5, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और बाद में देखेंगे अरिल अल्किल ईथर कैसे बनता है। ओके, उसके बाद हमें देखनी फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। जो एरोमेटिक ईथर होंगे मतलब रिंग वाले जो ईथर होंगे उसमें हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम थोड़ा सा रेजोनेंस की बात करेंगे। जहाँ पे एरोमेटिक रिंग आती है वहाँ पे रेजोनेंस होता है। उसमें हम देखेंगे हैलोजेनेशन, उसके बाद हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रेशन। तो इतने सारे रिएक्शन देखने, उसके बाद यूजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लैबोरेटरी टेस्ट फॉर ईथर। तो लैबोरेटरी टेस्ट में देखो, ईथर्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। हमने देखा था जी क्या था, अल्कोहल भी क्या थे, न्यूट्रल थे। ये कब न्यूट्रल होगा, जब आप इसमें लिटमस डिप करोगे तो दोनों लिटमस में कोई इफेक्ट नहीं होता, ब्लू ब्लू ही रहेगा, रेड रेड ही रहेगा, मतलब क्या है, न्यूट्रल। कहाँ पे न्यूट्रल होता है ये, एक्वियस मीडियम में। जो मतलब जब आप ईथर को वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो क्या है, न्यूट्रल है। ईथर डू नॉट रिएक्ट विद बेस एस कोल्ड डाइल्यूट एसिड रिड्यूसिंग एजेंट। ना ही बेस के साथ रिएक्ट होता है, ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है, ना ही किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट होता है। किसी एक्टिव मेटल के साथ भी क्या है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये किसके साथ रिएक्ट होता है, ईथर डिजॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड H2SO4। तो जो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है उसमें ये डिजॉल्व होता है और क्या फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है, ऑक्सोनियम सॉल्ट है। जैसे ही ईथर में थोड़ा सा कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे, ईथर उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और ये सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोकार्बन्स और ईथर में यही एक फ़र्क है कि ईथर क्या है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट क्या है, फॉर्म करता है, जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म नहीं करते। तो ये थी लैबोरेटरी टेस्ट। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स ऑफ ईथर। मतलब जो अल्किल ग्रुप ज्वाइन होते हैं ईथर के साथ, वो अगर रिएक्शन करते हैं तो वो यहाँ पे एक ही रिएक्शन हमें देखनी है, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड हमें पता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है उसे हम क्या कहते, पेरोक्साइड कहते। तो यहाँ पे देखो डायमेथिल ईथर था, when the ether combine with the atmospheric oxygen to form the peroxide। जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होना ज़रूरी है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन नहीं। जब ये लॉन्ग टाइम के लिए लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ एयर आता है कोई भी ईथर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, तब वो क्या बनाता है, पेरोक्साइड ऑफ दैट ईथर। तो वो पेरोक्साइड बन जाता है। All ether which have been exposed to the atmosphere contain पेरोक्साइड। तो मतलब क्या है, कोई भी ईथर अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग में। दिस इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन। तो ये बहुत ही मतलब ये नॉर्मली होने वाली रिएक्शन है, क्योंकि हर जगह पे एयर प्रेजेंट होता है। तो पेरोक्साइड्स आर द, तो ये जो पेरोक्साइड फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, हजार्डस होते हैं, मतलब यूज़फुल
नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं एट हाई टेम्परेचर। तो आपको में भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन ईथर आर एक्सपोज टू द एटमोस्फेरिक ईथर। तो क्या होंगे, ईथर कंबाइन विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पेरोक्साइड, और ये पेरोक्साइड की रिएक्शन ऐसे होगी। हमने यहाँ पे यूज़ किया था डायमिथिल ईथर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तब क्या हुआ, ये जो है कार्बन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या है, अल्किल ग्रुप के साथ है, तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के क्या करेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जिसे हम कहेंगे पेरोक्साइड ऑफ डायमिथिल ईथर। नेक्स्ट है थर्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें 3 रिएक्शन देखने, पहले हमें देखना है रिएक्शन विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4, जिसे हाइड्रोलिसिस कहोगे। दूसरा हमें देखना है रिएक्शन विथ PCl3, और थर्ड हमें देखना है रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो चलो देखते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन है विथ हॉट डाइल्यूट H2SO4, इसे हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ईथर व्हेन हीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO4 कहते हैं, अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव्स द अल्कोहल एंड फेनॉल। तो ये क्या करेगा, रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की होगी, और यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल और फेनॉल फॉर्म होंगे। अगर सिमेट्रिकल ईथर हम यूज़ करते तो हमें क्या मिलेंगे, सेम अल्कोहल मिलेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हम यूज़ करते तो हमें क्या मिलेंगे, 2 टाइप के अल्कोहल मिलेंगे। और अगर हम अरिल अल्किल ईथर यूज़ करते हैं, मतलब एक साइड में अरिल ग्रुप है एरोमेटिक रिंग और एक साइड में अल्किल ग्रुप है, तब हमें क्या मिलता है, फेनॉल मिलता है और एक अल्कोहल मिलता है। तो ये रिएक्शन है। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन द ईथर ट्रीटेड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये 3 रिएक्शन लिखने हैं। सेकंड है रिएक्शन विथ PCl5। तो देखो रिएक्शन विथ PCl5, ईथर रिएक्ट विथ PCl5 टू गिव्स द अल्किल क्लोराइड्स। जब भी ईथर की रिएक्शन PCl5 के साथ होगी तो हमें क्या है, 2 टाइप के, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो 2 टाइप के अल्किल क्लोराइड मिलेंगे, अगर सिमेट्रिकल है तो एक ही टाइप के क्या मिलेंगे, अल्किल क्लोराइड। तो अगर अल्किल क्लोराइड बनाने फ्रॉम ईथर तो हमें क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन करनी पड़ेगी विथ PCl5। नेक्स्ट हमें देखना है थर्ड, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो यहाँ पे एसिड जो होंगे वो होंगे HX, मतलब HCl हो सकता है, HI हो सकता है, या फिर HBr हो सकता है, HF नहीं, वो हाईली रिएक्टिव है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अल्किल ईथर्स रिएक्ट विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HI एंड HBr। तो ईथर की रिएक्शन मोस्टली HI और HBr के साथ होती है। इट गिव्स अल्कोहल एंड अल्किल हलाइड। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन होके क्या मिलेगा, अल्किल हलाइड मिलेगा और अल्कोहल मिलेगा। और अगर फिर भी उसमें हम थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं तो ये जो अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो अल्कोहल में अगर थोड़ा सा और एसिड ऐड किया तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्किल हलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा वापस। तो मतलब क्या है, अल्किल हलाइड क्या होंगे, इसके प्रोडक्ट होंगे। और जो रिएक्टिविटी होगी, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा HX एसिड का, वो ऐसे होगा, ये तो हम लोगों को पता है। ये है हाइड्रोजन, आयोडाइड हाइड्रोजन, ब्रोमाइड हाइड्रोजन, क्लोराइड, या इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं हम। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिखा है, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड रीराइट द कंप्लीट इक्वेशन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है X, Y एंड Z को इन दिस रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कि X, Y, Z क्या होंगे इस रिएक्शन में। तो सबसे पहला हमें देखना है कि X क्या होगा। तो हमारे पास है स्टार्टिंग प्रोडक्ट, स्टार्टिंग रिएक्टेंट है C2H5OH। इसकी रिएक्शन हमें सोडियम मेटल के साथ करनी है, एक्टिव मेटल के साथ। और जब भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या है, वो यूज़ होते हैं ये ऐसे रिएक्शन बैलेंसिंग में 2। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम है इथिल अल्कोहल। और इसे मैं एक्टिव मेटल ही कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी पोटेशियम भी यूज़ कर सकते। तो एक्टिव मेटल, तो एक्टिव मेटल के साथ साथ जब रिएक्शन होती तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे
C2H5ONA। तो हमें पता है, लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लस साइन होता है और यहाँ पे माइनस साइन होता है। इसे हम कहेंगे सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड। और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थी फॉर OH, जहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होता था, H2 गैस लिबरेट होता था। तो हमारा X हमें मिल चुका है। हमारा X क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। ओके, अभी हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन। हमारे पास है सोडियम इथॉक्साइड मतलब C2H5ONA। इसकी रिएक्शन हमें करनी है C2H5Br के साथ। ओके, तो ये था हमारा सोडियम इथॉक्साइड, राइट। और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं इथिल ब्रोमाइड के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे देखो, C2H5, ये तो ऐसे रहेगा, O वैसे रहेगा। यहाँ पे बनेगा C2H5 प्लस क्या फॉर्म होगा, NaBr। ये है हमारा डाई इथिल ईथर, डाई इथिल ईथर, या इसे इथॉक्सी इथेन भी कह सकते हो। तो ये बन गया हमारा Y। ओके, मैं X को अंडरलाइन कर रही हूँ और Y को भी अंडरलाइन कर रही हूँ। अभी हमें चाहिए Z। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है। थर्ड रिएक्शन में लिख रही हूँ C2H5O C2H5। इसकी रिएक्शन हमें HI के साथ करनी है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट है। तो ये है हमारा डाई इथिल ईथर। तो अभी ये रिएक्शन हमने अभी देखी थी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा इथिल आयोडाइड बनेगा। ओके, तो यहाँ पे बनेगा 2 मोल ऑफ C2H5I और इसके साथ क्या है, वाटर सेपरेट होगा। इसका नाम होगा इथिल आयोडाइड। तो ये हो गया हमारा Z। तो Z को भी मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। और ये जो हॉट होगा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हीट की ज़रूरत है। तो मिल गए हमारे X, Y एंड Z, तीनों भी मिल गए। मतलब इथिल अल्कोहल की अगर रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड की रिएक्शन C2H5Br के साथ करते हैं तो हमें मिलेगा डाई इथिल ईथर। और डाई इथिल की ईथर की रिएक्शन हम हॉट HI के साथ करते तो हमें मिलेगा इथिल आयोडाइड और उसके साथ क्या होगा, वाटर सेपरेशन होगा। तो ये है रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये रिएक्शन आप सीक्वेंस में एक लाइन में भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, 3 स्टेप थे तो तीनों सेपरेट कर लिए। आप जब फाइनल आंसर लिखोगे तो ये ऐसे सीक्वेंस में वापस लिखोगे। अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी थर्ड वाली, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वही रिएक्शन अगर अरिल अल्किल ईथर के साथ होती है, मतलब ईथर के मतलब ऑक्सीजन के एक साइड में अरिल ग्रुप होगा मतलब रिंग और दूसरे साइड में अल्किल ग्रुप होगा, उसके साथ अगर हॉट HI की रिएक्शन होती है एट 398 केल्विन टेम्परेचर, तब क्या होगा। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन अरिल अल्किल ईथर आर ट्रीटेड विथ हॉट HI। तो क्या होगा, अरिल अल्किल ईथर हैव द स्ट्रॉन्गर एंड द शॉर्टर बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द एरोमेटिक रिंग। तो ये जो बॉन्ड होता है, जब भी कोई भी बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब जो एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है वो स्ट्रांग होता है और बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है।
फिर भी क्या होगा, अरिल अल्किल ईथर अंडरगो क्लीवेज ऑफ द ऑक्सीजन अल्किल बॉन्ड एंड यील्ड इनटू द फिनॉल। फिर भी ये क्या कर रहा है, ये जो बॉन्ड है इसमें क्या होगा, क्लीवेज, मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा फिनॉल, क्योंकि इनमें भी क्लीवेज होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला गया, ये निकल गया और वापस क्या हुआ, ये इसके साथ रिएक्ट हुआ। तो ऐसे करके हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला हमें मिलेगा फेनॉल और दूसरा हमें मिलेगा अल्किल हलाइड। ओके, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यूज़ किया है, एनिसोल कहते हैं इसे। इसकी रिएक्शन जब हॉट HI के साथ करोगे एट 398 केल्विन टेम्परेचर, तो सबसे पहले हमें फिनॉल मिलेगा और उसके साथ हमें मिलेगा मिथिल आयोडाइड। तो ये रिएक्शन आप लोगों को सिर्फ याद रखनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 3 रिएक्शन देखने हैं, हेलोजेनेशन, उसके बाद देखना है हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और उसमें बाद में देखना है नाइट्रेशन। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अल्कोक्सी ग्रुप होता है इन एरोमेटिक ईथर, वो क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कैसे होता है, तो कोई भी एरोमेटिक ईथर मतलब क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगी, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और उसके साथ कोई भी अल्किल ग्रुप होगा, इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक ईथर। ओके, हमें पता है कि ये जो होता है ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड फॉर्म करने के साथ उसके पास क्या होते, 2 लोन पेयर होते। तो विथ हेल्प ऑफ दिस लोन पेयर ये क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट, मतलब प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, अपने इस लोन पेयर को, लोन पेयर का मीनिंग मैंने आप लोगों को हमेशा बताया, लोन पेयर मतलब क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज जैसा होता है लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है फॉर रेजोनेंस पर्पस। तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, मैं यहाँ से रेजोनेंस थोड़े अलग कलर से क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये था O, ये था R, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए इसका चार्ज ज़्यादा हो गया, तो प्लस ये बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, और ये जो बॉन्ड थे वो वैसे की वैसे रहेंगे। अभी निगेटिव चार्ज क्या है, रिंग में आ चुका है, तो वो क्या करेगा, एक जगह पे नहीं रहेगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस डीलोकलाइज होगा, मतलब अपनी जगह बदलते रहेगा। तो एक बार फिर से उसने अपनी जगह चेंज की, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे था O R, यहाँ पे था प्लस चार्ज, ये प्लस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे पुराना ही डबल बॉन्ड था और यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। फिर से ये निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे था O R पॉजिटिव चार्ज, ये था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ने डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके ये स्ट्रक्चर बना। वापस क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो वापस क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमें वापस मिलेगा। क्या था, ओ यहाँ पे था O R और इस पे कितने थे, 2 लोन पेयर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो जो प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो कौन दे रहा है, जो रिंग से अटैच है, कौन, OR, इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है। तो ये क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट दे रहा है। रिजल्ट इन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट पैरा एंड 2 ऑर्थो पोजिशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखोगे आप, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं अलग कलर से लिखती हूँ। तो ये हो गया ऑर्थो मेटा प्यारा, इस साइड से भी ऑर्थो मेटा प्यारा। तो देखो पहले रेजोनेंस में निगेटिव चार्ज कहाँ पे आया है, कौन से पोजीशन पे आया है, ऑर्थो। ओके, दूसरे रेजोनेंस में कौन से पोजीशन पे आया है, प्यारा। तीसरे रेजोनेंस में कौन से पोजीशन पे आया है,
ऑर्थो चौथे में वापस अपनी जगह पे, मतलब मेटा पोजीशन पे कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आता, इसीलिए मोस्टली रिंग में जो है वो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब जहाँ जहाँ पे निगेटिव चार्ज गया है, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, पहली थी ऑर्थो पोजीशन, दूसरी थी पैरा पोजीशन, तीसरी अगेन थी ऑर्थो पोजीशन, तो इन तीनों पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, पॉसिबल होता है। तो एक बार फिर से सुनो, ये जो ग्रुप है ओ आर ग्रुप, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है इन दिस रिंग, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है, एट द 1 पैरा पोजिशन एंड 2 ऑर्थो पोजिशन ऑफ द रिंग। तो दो क्या है, एक पैरा पोजिशन और 2 ऑर्थो पोजिशन पे क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। हेंस अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर रिंग एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्शन ग्रुप टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रेजोनेंस की वजह से ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या हुई, रीच हुई, तो वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या है, एक ऑप्शन क्रिएट हुआ है, एक्टिवेट हुआ है फॉर दैट पर्पज़। मतलब अभी हम जब ब्रोमिनेशन करेंगे, जब नाइट्रेशन करेंगे, तब आपके ग्रुप कहाँ अटैच होने की चांसेस है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन कैसे होगा, अल्कोक्सी ग्रुप इन, ये अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर है, एक्टिवेट द रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। तो ये एक्टिवेट कैसे करता है, विथ हेल्प ऑफ रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट जिसे हम कहेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, पहला हमें देखना है हैलोजनेशन। तो देखो हैलोजनेशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन आया तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसे होगा, तो इस पे क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ Br2 इन एसिटिक एसिड ऑन एनिसोल। तो हमें पता होना चाहिए ये एनिसोल है, Br2 इन एसिटिक एसिड। तो देखोगा, एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड इवन इन एब्सेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट। तो जनरली ब्रोमिनेशन के लिए फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है ताकि ये ब्रोमीन ग्रुप क्या हो सके, Br ग्रुप अटैच हो सके, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है उसमें क्या हो रहा है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, रेजोनेंस से एक्टिवेशन कर रहा है, तो एक्टिवेशन के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगी। हमने अभी देखा था रेजोनेंस में कि रेजोनेंस की वजह से क्या है, ये 2 ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन क्या होती है, एक्टिवेट होती है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर ये पैरा पोजीशन पे आता है तो दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में होंगे, एक दूसरे को क्या है, स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं दिखाएंगे, इसलिए ऐसा प्रोडक्ट बनने के चांसेस कितने, 90% है। और दूसरा क्या हो सकता है, इस पोजीशन पे Br लगे या इस पोजीशन पे Br लगे, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया, तो ये कितना होगा, 10%, क्योंकि इनमें कितना भी ना कहो तो भी थोड़ा सा क्या होगा, स्टेरिक इंटरेक्शन। तो 90% क्या है, यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिसोल बनेगा और 10% क्या बनेगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, और इसे हम कहेंगे हैलोजनेशन। तो एनिसोल की रिएक्शन Br2 के साथ होगी, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 90% पैरा ब्रोमो एनिसोल एंड 10% ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। देखते हैं सेकंड है नाइट्रेशन। पहला हमने देखा हैलोजनेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, जो एनिसोल होगा, नाइट्रेशन की रिएक्शन के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, हाउ डज एनिसोल रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको यहाँ पे इन दोनों का रिएक्शन, इन दोनों एसिड का रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एनिसोल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम नाइट्रेटिंग ग्रुप के, ये दोनों मिलके क्या है, नाइट्रेटिंग ग्रुप बनाते हैं, टू गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो जहाँ पे 4 नाइट्रो है, मतलब ये क्या है, ये है पैरा नाइट्रो एनिसोल और ये क्या है, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों, बिकॉज स्टेरिक इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ग्रुप में स्टेरिक इंटरेक्शन हो सकता है, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट है। और मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एक ग्रुप इस साइड में और एक ग्रुप इस साइड में चला गया, तो यहाँ पे स्टेरिक इंटरेक्शन की इतनी चांसेस नहीं है, तो ये ग्रुप बनने, ये प्रोडक्ट बनने के ज़्यादा चांसेस होगी। तो
तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट हमें देखना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन होते हैं। पहला होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो पहले हम अल्किलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन में। द एनिसोल रिएक्ट विद द अल्किल हलाइड। तो ये अल्किल हलाइड है जहाँ पे मैंने मिथिल क्लोराइड यूज़ किया है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो हमें क्या मिलेगा, अनहाइड्रस AlCl3 क्या है, एक लेविस एसिड है, कैटालिस्ट का काम करेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 4-मिथॉक्सीटोलून और दूसरा मिलेगा 2-मिथॉक्सीटोलून। तो 4-मिथॉक्सीटोलून पैरा ग्रुप क्या होता है, हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, मोर स्टेबल होता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब भी किसी रिंग से CH2 अटैच होता है, मतलब CH3 अटैच होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टोल्यून कहते हैं। तो टोल्यून की ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया है, मिथॉक्सी। तो इसके लिए इसका नाम क्या आ गया, 4-मिथॉक्सीटोल्यून। तो अभी आप ये भी क्या है, टोल्यून है। तो ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो ये हो गया 2-मिथॉक्सीटोल्यून। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये होगा अल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। अभी हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन फॉर एनिसोल। तो दूसरा देखते हैं हम असाइलेशन। तो देखो यहाँ पे जो असाइलेशन होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, वहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे एनिसोल रिएक्ट विथ एसिटिल असाइल क्लोराइड, या इसे एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अनहाइड्रस AlCl3 कैटालिस्ट। तो क्या पे यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, पहला होगा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और दूसरा होगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये एसिटोफिनॉन ग्रुप है, ये मेन ग्रुप होगा। फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप, और ये एसिटोफिनॉन मेन ग्रुप है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये बन गया मेजर प्रोडक्ट और ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। तो ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जो तीनों रिएक्शंस थे, तो तीनों रिएक्शंस अभी हम देख चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चन करते जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एन ईथर, उसे नाम दिया है A, C5H12O, व्हेन हीटेड विथ एक्सेस ऑफ हॉट HI। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ईथर दिया है, सिर्फ नाम दिया है, फॉर्मूला नहीं दिया है, H12O, व्हेन हीटेड विथ एक्सेस हॉट HI के साथ अगर उसकी रिएक्शन करोगे, तो क्वेश्चन बड़ा इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, पढ़ रही हूँ। प्रोड्यूस 2 अल्किल हलाइड्स which on hydrolysis form compound B and C। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस की हेल्प वजह से ये क्या होंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 अल्किल हलाइड बनेंगे। तो यहाँ पे मैं अल्किल हलाइड लिख रही हूँ, और ये दोनों भी क्या होंगे, हाइड्रोलिसिस से A और B फॉर्म करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, टू फॉर्म द कंपाउंड B एंड C, नहीं, B एंड C फॉर्म करेंगे, B+C फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे जो दोनों फॉर्म होंगे उसे हम क्या कहेंगे, A कहेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ B gave and acid, ऑक्सीडेशन ऑफ B gave and acid D। मतलब B का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। ओके, वेयर एज ऑक्सीडेशन ऑफ C, अगर C का ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। वो क्या, ये होगा एसिड, ये एसिड बनेगा, और ये क्या बनेगा, E, ये होगा कीटोन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। डिड्यूस द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ABCDE। तो हमें ABCDE को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो। एन ईथर A, तो यहाँ पे ईथर जो दिया है इसे A कहा है उन्होंने, यहाँ पे नहीं है A।
ether A having formula C5H12O when heated with excess of hot HI produces two alkyl halide which on hydrolysis form a compound B and C. उसके बाद है on oxidation of B we get acid D and on oxidation of C it gives the ketone E. Find out or deduce the structural formula of A B C D E. तो एक्चुअल क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर है, हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कैसे रिएक्शन होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है C5H12O। तो चलो C5H12O को क्या है, ईथर के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ऐसा हो सकता है क्या, CH3 CH2, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, CH3 CH3। तो देखो C5 5 कार्बन है, यस 1 2 3 4 5। उसके बाद है H12 3 + 3 + 3 9 10 11 12, ओके, एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये बन गया हमारा C5H12O। ये क्या है, हमारा ईथर है, ओके। इसकी रिएक्शन हमें करनी है हॉट HI के साथ पहले। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये हमारा ए, ओके। तो हॉट HI के साथ अगर इसकी रिएक्शन हम करते तो हमें मिलेगा, पहला मिलेगा CH3 CH2I, ओके, और दूसरा मिलेगा हमें CH3 CH3Br, ओके। दिख रहा है सब लोगों को? तो ये मिल गया Br। नाउ अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, इन दोनों का हाइड्रोलिसिस करना है हमें, ओके। तो हाइड्रोलिसिस इसका हम करेंगे NaOH के साथ। तो देखो क्या होगा, अभी ये बन जाएगा CH3 CH2OH और ये बन जाएगा CH3 CHOH। तो ये बन गए हमारा B और ये बन गया हमारा C। आ रहा है समझ में? अभी हमें इसका ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाना है और इसका ऑक्सीडेशन करके केटोन बनाना है, ओके। तो इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कौन सा एसिड मिल सकता है, CH3COOH मिलेगा एसिड। और इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें कीटोन चाहिए। तो कौन सा कीटोन मिल सकता है, हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया हमारा D और ये बन गया हमारा E। तो आ रहा है समझ में? तो पहला था 2-इथॉक्सी प्रोपेन जो हमारा A होगा, हमारा जो B था वो था इथेनॉल, हमारा जो C था वो था प्रोपेन 2-ओल, हमारा जो D था वो था इथेनोइक एसिड और हमारा जो E था वो है प्रोपेनॉन। तो ऐसे हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। चलो हमें देखने हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के। तो जो अल्कोहल है, मिथिल अल्कोहल जो होता है, क्या फॉर्मूला होगा, CH3OH। तो मिथिल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है पेंट और वर्निश में। तो जो पेंट और वर्निश होते हैं, पेंट पता है सब लोगों को, वर्निश पता है, जो पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं, वर्निश कहते हैं। तो उसमें यूज़ होगा। सेकंड है हमारे पास C2H5OH, इसे हम कहेंगे इथिल अल्कोहल। ये क्या है, एंटीफ्रीज एजेंट है।
तो ये ऑटोमोबाइल रेडिएटर में यूज़ होता है और इसे यूज़ करते एज अ सॉल्वेंट, तो इसके सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो ये यूजेस थे अल्कोहल के। फेनॉल्स, तो फेनॉल्स कहाँ यूज़ होते हैं, देखो फेनॉल्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन। तो जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट के प्रिपरेशन में, बैकेलाइट आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे घर में प्रेशर कुकर होते हैं उनके जो ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं वो होते हैं बैकेलाइट। तो उसका एक्चुअल केमिकल नेम है फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन। वो क्या है, एक प्लास्टिक है, हार्ड वाला प्लास्टिक, वो बनाने के लिए फिनॉल यूज़ होता है। दूसरा होता है फिनॉल आर यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक इन कॉमन प्रोडक्ट्स लाइक एयर फ्रेशनर, डिओड्रेंट्स, माउथ वॉश, कैलामाइन लोशंस या फिर फ्लोर क्लीनिंग। तो फिनॉल को हमेशा यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक क्योंकि वो जर्म को किल कर सकता है। तो जो भी हम यूज़ करते हैं एयर फ्रेशनर या रूम फ्रेशनर, डिओड्रेंट, माउथ वॉश, उसके बाद फ्लोर क्लीनर, लोशंस, उसमें ये प्रेजेंट होता है। थर्ड है ईथर। डाईथिल ईथर अभी तक यूज़ होता था इन एनेस्थेटिक, जो एनेस्थेशिया दिया जाता था उसमें यूज़ होता था इन सर्जिकल ऑपरेशन। जो इथिल ईथर है, डाईथिल ईथर, इसे यूज़ करते थे एज अ सॉल्वेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने देखा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। फैट्स एंड वैक्सेस एंड ऑयल, जो फैट और वैक्स और ऑयल बनाने की प्रोसेस होती है उसमें भी यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट। तो इसके दो यूज़ है, पहला है ये जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ होता था और दूसरा यूज़ होता था एज अ सॉल्वेंट। तो ये था बच्चों, ये यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी केमिस्ट्री का, उससे पहले इस चैप्टर के हमें एमसीक्यू देखने हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें हम देखेंगे एमसीक्यू ऑफ नीट जेई और उसके साथ जो रेगुलर आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस होंगे एमसीक्यू के, तो वो सारे एमसीक्यू हम कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, रिएक्शन की लिख के प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।